राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी में वो है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। तो देखो, अंग्रेजी भाषा के जो पर्सनैलिटी है, इस शब्द का हिंदी अर्थ ही व्यक्तित्व है। यानी कि व्यक्ति के वे आंतरिक व बाह्य गुण, जो उसके अंदर के गुण हैं और जो बाह्य गुण हैं, लक्षण हो गए, जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं, जिनसे समाज में उसकी पहचान बन सके, उसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। देखो, व्यक्ति की पहचान कैसे बनती है, व्यक्ति की कैसी पर्सनैलिटी है, उसमें कैसे गुण है, उसके आंतरिक अंदर के और बाह्य गुण, और उसमें किस प्रकार के लक्षण है, उसकी क्वालिटी गुण, उसमें विशेषताएं क्या है, जिससे उस बंदे का पता चलता है, समाज में उसकी पहचान होती है कि किस प्रकार का बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी से, वो ही व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा यानी कि मुखौटा, जिसको नकाब बोल देते हैं। अगर जैसे मुखौटा होता है ना, उनके अनुरूप अगर बात करें अपने, तो वेशभूषा हो गया, रंग हो गया, बोलचाल हो गई, और व्यवहार व्यक्त कैसे करना, ये सारा व्यक्तित्व ही माना जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हनुमान जयंती होती है, उस पर कोई भी व्यक्ति होता है, उसको हनुमान जी का मुखौटा बना, मतलब पहना, जो मुखौटा होता है ना, वैसा पहनकर उसके वस्त्र धारण कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वैसा ही सेम टू सेम हनुमान जी की तरह वो बन जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो बच्चे हैं वो सारे ही उसको, जैसे कोई बंदा मुखौटा पहन रखा है हनुमान जी का, तो वो बच्चे उनको हनुमान जी ही समझते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने हनुमान जी का इस प्रकार का वस्त्र पहनकर मुखौटा जो बना रखा, नकली चेहरा, जिसको नकली चेहरा बोलते हैं, मुखौटा जिसको नकाब, उसकी जो पर्सनैलिटी है, मुखौटा वो पहने पर हनुमान जी की मानी जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करें तो व्यक्तित्व की जो निर्माण की जो शुरुआत होती है वो परिवार में होती है, और जो समाज है वो बालक के व्यक्तित्व का निर्माण है वो पूर्ण करता है। तो ये देखो, प्राचीन काल में क्या है, व्यक्तित्व से अभिप्राय शारीरिक संरचना। पुराने समय में ना व्यक्तित्व से अभिप्राय था, यानी कि जो शरीर की रचना है, रंग रूप, वेशभूषा, इन सबको देखकर लगाया जाता था कि बंदे का शारीरिक संरचना कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, इत्यादि से लगाया जाता था। जो व्यक्ति बाह्य गुणों से जितना प्रभावित कर सकता था, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली माना जाता था। यानी पुराने समय में सिर्फ बाहर के गुणों को देखकर प्रभावित होता था, मतलब बाहर के गुण है ना, उनको देख करके ही उसको पहचाना जाता था। जितना अच्छा होता था बाहर के गुण, उतना ही वो ज्यादा प्रभावशाली माना जाता था। परंतु अब क्या है, वर्तमान में, आधुनिक जो वर्तमान में, अब आंतरिक अंदर के रूप और बाह्य रूप दोनों को, यानी कि सर्वांगीण विकास पर आधारित है, सभी प्रकार आंतरिक और बाह्य है। और पुराने सिर्फ में सिर्फ बाह्य रूप को देख करके कि बाहर से बंदा किस प्रकार का है, जिसे बाहर से जितना अच्छा दिखता था, यानी कि जिसकी पर्सनैलिटी बाहर से दिखती थी ना अच्छी, यानी कि शरीर रचना पर आधारित थी पुराने समय में, प्राचीन समय में, जितना बाहर से अच्छा दिखेगा उतना ही वो अधिक प्रभावशाली माना जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, वर्तमान में दोनों ही देखे जाते हैं। बाहर से कैसी पर्सनैलिटी है, आंतरिक रूप उसका कैसा है, उसके गुण कैसे अंदर से व्यक्ति का। यानी कि अभी देखो, मैंने यही तो बताया कि व्यक्ति के वे आंतरिक और बाह्य गुण, लक्षण, विशेषता, जिन समाज में उसकी पहचान होती है, व्यक्तित्व कैसा है ना। तो अभी वर्तमान में आंतरिक और बाह्य रूप दोनों ही। तो आपको मोटा मोटा ये तो समझ में आया होगा कि व्यक्तित्व है क्या। एक ये पर्सनैलिटी ही है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ ही नकली चेहरा होता है, मुखौटा, नकाब। जैसे रामलीला में बनते हैं ना, नकली चेहरा बना करके कुछ भी बन जाते हैं, रावण, हनुमान जी, है ना। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको किसी तरह से कनेक्ट करके इनको याद करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉटसन के अनुसार, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, वॉटसन से सन ले लेना, बेटा, जो हमारा बेटा जो कुछ करते हैं वही सब ऐसे मान लेना व्यक्तित्व, ऐसे कनेक्ट कर लेना। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। वुडवर्थ का ऐसे याद कर लेना, यानी कि व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, वही है। बोरिंग के अनुसार, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। आप ऐसे ले लेना, जब बोर हो जाता है ना बंदा, तो वो वातावरण के साथ सामान्य और बिल्कुल स्थायी समायोजन करेगा, ऐसे ले लेना। स्थानीय और सामान्य और स्थायी समायोजन किसके साथ है, वातावरण के साथ बोर होने पर, ऐसे कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, वैलेंटाइन के अनुसार, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो वैलेंटाइन के अनुसार आप जन्मजात एवं अर्जित इतना याद रखो, इन प्रवृत्तियों का योग। नेक्स्ट, डेसील के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो डेसील के अनुसार संपूर्ण चित्र थोड़ा कनेक्ट कर लेना, संगठित व्यवहार, ये दोनों याद रख लेना। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का
गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो ओल पोर्ट से आप ऐसे लेना, ओल लेना, पिन लेना, ओल पोर्ट से पिन ले लो। अब पिन ऐसे लो, मनोदेहिक यानी कि अपना जो देह है उसमें अगर ऐसे लो, देह में अगर ऐसे लो भी ओल पिन अगर कहीं लग गई ना तो बंदा आगे गतिशील नहीं करेगा। ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो ऐसे किसी चीज से कि क्या मनोदेहिक देह में अगर ओल पोर्ट यानी पिन लग गई ना तो बंदा गति नहीं करेगा। तो थोड़ा ऐसे किससे भी कनेक्ट कर लो, गतिशील या गत्यात्मक संगठन जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये ऑलपोर्ट के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित, यहाँ गिलफोर्ड यहाँ गैस है ही गुणों का समन्वित, ठीक है ना। ये थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना, इनको किसी चीज से कनेक्ट करके याद कर लेना। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग आता है तो वैलेंटाइन। बोरिंग के अनुसार वातावरण से लेना, वहां सामान्य एवं स्थायी समायोजन लेना। वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। वॉटसन के अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। नेक्स्ट आइजेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो आइजेन के अनुसार आता है तो एक स्थायी और टिकाऊ संगठन, एक तो शब्द याद रख लो, एक स्थायी एक टिकाऊ संगठन एवं टिकाऊ संगठन आइजेन के अनुसार। फिर रेक्स के अनुसार ऐसे ले लो, रेक्स मान्य और अमान्य गुणों को ले लो। तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्यता अमान्य गुणों का संतुलन है। अब देखो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 कारक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको देखो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, 3। एक तो जैविक कारक, एक वातावरण संबंधी कारक और एक मनोवैज्ञानिक कारक, ये 3 है। जो ये जैविक कारक है ना, इनका संबंध देखो, जैविक कारक का जो संबंध है, ऐसे कारक जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवांशिकता और जैविक प्रक्रियाओं से होता है वो क्या कहलाते हैं, जैविक कारक। यानी कि आनुवांशिकता पर और जैविक प्रक्रियाओं पर, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि आनुवांशिकता पर हो गई, जैविक प्रक्रियाओं से शरीर रचना शारीरिक रसायन हो गई। तो जैविक कारक जिनका संबंध देख लो भाई, ऐसे कारक जिनका संबंध आनुवांशिकता और जैविक प्रक्रियाओं से होता है, ठीक है। दूसरा है वातावरण संबंधी कारक। कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जिनका संबंध किससे होता है, व्यक्ति के वातावरण से होता है, वो वातावरण कारक कहलाते हैं। जैसे सामाजिक कारक हो गए, सांस्कृतिक कारक हो गए, यानी कि समाज से जो वातावरण से है ना। नेक्स्ट देखो मनोवैज्ञानिक कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि इन कारकों में क्या आ जाती है, मुख्य रुचियां आ जाती है, अभिवृत्तियां आ जाती है, अभिप्रेरणा आ जाती है, आत्मबोध, ये सारी आ जाती है, मनोवैज्ञानिक कारक में आते हैं। तो ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक, वातावरण संबंधी कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। नेक्स्ट अब व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है भाई, ये भी देखो क्या क्या विशेषताएं। देखो व्यक्तित्व व्यक्ति की ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक एवं शारीरिक विशेषताओं का एक संगठित रूप है जो एक दूसरे से भिन्न होता है। ये सारी विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की। देखो सबसे पहली जो विशेषता है वो है आत्मचेतना, यानी कि आत्मचेतना है, ये व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है भाई। तो देखो जो आत्मचेतना है ना, ये किसकी है, व्यक्तित्व की विशेषता है। यानी कि आत्मचेतना के कारण ही मनुष्य को क्या जो है, मनुष्य है वो सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त करता है। इस आत्मचेतना के कारण ही सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च श्रेणी का स्थान प्राप्त करता है। और इसमें ना जो व्यक्तित्व है उसकी जो उपस्थिति होती है उसको स्वीकार किया जाता है। फिर सेकंड है सामाजिकता। ये सारी विशेषताएं, सामाजिकता, आत्मचेतना, एकता व एकीकरण, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सामंजस्य, समायोजन, विकास की निरंतरता, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि सामाजिकता भी है। यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे समाज से जुड़ता है उसमें क्या जाती है, जैसे जैसे समाज में जुड़ेगा व्यक्ति उसमें सामाजिकता आ जाएगी। और जैसे जैसे समाज में जाएगा, मान लो सामाजिकता आई है तो सामाजिकता का विकास व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समाज में वो जुड़ेगा, एकता व एकीकरण, और व्यक्ति के सभी जैसे अच्छे गुण होते हैं उनका जो समन्वित रूप होता है, उनके गुणों को जैसे इकट्ठा करना, एकत्रित होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और सामाजिक सभी गुणों में एकता का होना जरूरी है। तो एकता का होना किस में जरूरी है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, के सारे गुण होते हैं, इनमें एकता का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए, शारीरिक भी होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य है ये अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई एक कमजोर होता है, एक कमजोर होने पर क्या है, व्यक्तित्व जो है ना वो अच्छा या मान सकते हैं मजबूत नहीं हो सकता। अगर दोनों में से अगर एक कमजोर होता है तो इनका पूर्ण होना नहीं माना जाता।
फिर देखो सामंजस्य का समायोजन, यानी कि व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार, जैसा जहाँ रहता है व्यक्ति, जैसी परिस्थितियां, मान लो कहीं पर भी रहता है तो उस परिस्थिति के अनुसार समायोजन करना बहुत जरूरी है। मान लो जिस माहौल में बंदा रहता है, जैसा वातावरण है, अगर कोई अच्छे माहौल नहीं है तो उस बंदे को वहाँ जिस माहौल में रह रहा है वहाँ सामंजस्य करना जरूरी है, तभी अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। कैसे भी वो समायोजन कर सकता है उसको। नेक्स्ट, विकास की निरंतरता। देखो व्यक्ति के जैसे विचार है, सामाजिकता है, इन सभी में धीरे धीरे क्या विकास अगर होता रहता है ना, तो व्यक्तित्व का भी विकास होता रहता है। तो जो ये व्यक्ति है इनकी विकास है, इनका निरंतरता भी जरूरी है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्ति के जीवन में निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति भी जरूरी है भाई। मान लो अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई लक्ष्य होगा तभी तो वह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा, तो भी तो व्यक्तित्व का विकास होएगा। अगर कोई लक्ष्य है ही नहीं तो वो क्यों काम करेगा, क्यों कार्य करेगा। तो निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति जरूरी है। दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जब किसी भी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा होती है, मान लो कोई दृढ़ इच्छा है, अगर वो दृढ़ इच्छा लेकर के चलेगा ना, तभी वह उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है और उस कार्य को अच्छे से करता है। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। अब मान लो आप दृढ़ इच्छा लेकर चलते हो कि हमें जॉब लगना है, अंदर दृढ़ इच्छा लेकर के चलते हो, तभी उस काम के प्रति, यानी कि आप पढ़ोगे, बिल्कुल जो आपने सोचा उस कार्य के प्रति समर्पित होगे और उस काम को अच्छे से करते जैसे पढ़ते रहोगे, और इसमें व्यक्तित्व का विकास होता है। यही तो होता है। तो ये सारी विशेषताएं, आत्मचेतना, सामाजिकता, एकता, वैयक्तिक, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सामंजस्य का समायोजन, जैसा ही उसको माहौल, जैसा जहाँ मिलता है माहौल, उसका समायोजन करना पड़ता है। विकास की निरंतरता जरूरी है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति जरूरी, दृढ़ इच्छा जरूरी है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के प्रकार आगे करेंगे। 4 प्रकार दे रखे हैं, क्या कौन कौन से ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार देखो कि 400 ईसा पूर्व में प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक यूनानी ग्रीक कौन, शरीर शास्त्री कौन, हिप्पोक्रेट्स थे। और हिप्पोक्रेट्स के द्वारा ये जो वर्गीकरण है वो अपनी कृति नेचर ऑफ मैन के अंतर्गत दिया गया। तो इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं प्रकार, वो भी आगे लिख रखे हैं। हिप्पोक्रेट्स ने विशेष रूप से नया रुधिर प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व जोड़ा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि हिप्पोक्रेट्स ने विशेष रूप से कौन सा नया रुधिर प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व जोड़ा। और इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर द्रव्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से वो देखते हैं। ये देखो हिप्पोक्रेट्स ने जो बांटे हैं, ये देखो इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर द्रव्यों के आधार पर 4 भागों में व्यक्त किया है। एक तो काले पित्त वाले, एक पीले पित्त वाले, एक कफ श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले, एक रुधिर प्रवृत्ति वाले। ये देखो कौन कौन से होते हैं। देखो जो काले पित्त वाले हैं ना, इसमें उदास और बिल्कुल मंदिर ऐसे निराशावादी व्यक्ति आते हैं। और पीले पित्त वाले में कौन से आते हैं। पीले पित्त वाले में गुस्से वाले, यानी गुस्सेल, चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति आते हैं। और कफ जो श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले होते हैं, कफ वाले, उनमें कौन से आते हैं। उनमें बिल्कुल ही ऐसे विरक्त भाव शून्य वाले होंगे, बिल्कुल ही निष्क्रिय वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे बोल देते हैं ना इनसेंटिव, ये वाले व्यक्ति आते हैं इनमें। और रुधिर प्रवृत्ति वाले कौन से आते हैं। रुधिर प्रवृत्ति वाले में प्रसन्न व्यक्ति आते हैं और खुश मिजाज होते हैं, आशावादी व्यक्ति आते हैं, ऐसे आते हैं। तो काले पित्त वाले में उदास होते हैं बिल्कुल ही। पीले पित्त वाले में गुस्से, पीड़ा देख लाल पीले होते हैं ना, चिड़चिड़े वाले। कफ श्लेष्मा वाले को कोई ऐसे बिल्कुल भाव शून्य ही होता है, निष्क्रिय से, इंसेंटिव से होते हैं। रुधिर प्रवृत्ति वाले बिल्कुल खुश मिजाज होते हैं भाई, आशावादी। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने शरीर रचना का दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण, क्रेस्मेर के जो क्रेस्मेर है इनके अनुसार ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये।